सो हेलो एस्पिरेंट्स। आज जिस कहानी को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये हिंदी लिटरेचर के एक दुनिया समानांतर किताब जो आपके पाठ्यक्रम में है उससे संबंधित है। कहानी का नाम है यही सच है। और आज जो हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के अंतर्गत जो प्रश्न दिया गया था कि प्रश्न ये था कि यही सच है के मर्म का प्रतिपादन करें, जिसे मनु भंडारी जी ने लिखा है। यदि आपके पास ये प्रश्न नहीं है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत वो प्रश्न देख सकते हैं। तो देखिए, प्रश्न को डिस्कस करने से पहले हम इस कहानी के संवेदना को समझते हैं, कहानी के निहितार्थ को समझते हैं, ताकि जो फ्रेशर्स हैं उन्हें भी समझ में आ सके कि कहानी कहना क्या चाहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहानी नहीं पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल कहानी पढ़नी है, ताकि जब आप मुख्य परीक्षा में बैठने जाएंगे और वहाँ पर जब आप पेपर 2 सॉल्व करेंगे तो जैसे मैंने पहले ही बताया है, क्वेश्चन 5 जो सेक्शन बी के अंतर्गत होता है 5A to E तक आपके लिए कंपलसरी होता है कि आप इस प्रश्न को सॉल्व करें। और उसके अंतर्गत यूपीएससी आपसे आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो पुस्तकें प्रिस्क्राइब की गई हैं उसी में से प्रश्न पूछता है। उसमें से वो कुछ पंक्तियाँ दे देगा, आपको पहचानना पड़ेगा कि ये पंक्तियाँ किस कहानी से ली गई है, किस नाटक से ली गई है, और फिर आपको उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। तो उन व्याख्या वाले प्रश्नों को पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि आप कहानी को ठीक ठाक तरीके से पढ़िए। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट डिस्कशन हो रहा है, ताकि हम जब उत्तर को सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व करने लगें, उत्तर देखने लगें कि कैसे इसका उत्तर लिखना है, तो बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आ सकें। तो देखिए, जो कहानी है, आप सबसे पहले ये समझिए कि कहानी की लेखिका जो है वो मनु भंडारी जी हैं। मनु भंडारी जी की एक और पुस्तक आपके पाठ्यक्रम में है जिसका नाम है महाभोज। ये उपन्यास है, राजनीतिक उपन्यास है, और बहुत ही बेहतरीन उपन्यास मनु भंडारी जी ने लिखा है। उन्हीं की कहानी है यही सच है। अब जैसे मैंने पहले ही बताया है कि क्योंकि ये कहानी एक दुनिया समानांतर पाठ्य पुस्तक से संबंधित है, तो ये नई कहानी दौर में देखी जाती है, नई कहानी दौर। और इस दौर में किस प्रकार की कहानियाँ लिखी जाती थी इसका डिस्कशन हमने पहले एक वीडियो में देख लिया। तो चलिए अब देखते हैं कि इस कहानी में कौन से प्रमुख पात्र हैं। प्रमुख पात्र केवल 3 हैं, दीपा, संजय और निशीत। दीपा ही सेंट्रल कैरेक्टर है पूरी की पूरी कहानी की, और कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। देखिए, ये जो कहानी है वो डायरी शैली में लिखी गई है, यानी कि आप जैसे अपनी डायरी लिखते हैं, या अगर आपने देखा होगा किसी को डायरी लिखते हुए, तो जिस शैली के अंतर्गत डायरी को लिखा जाता है उसी शैली में ये कहानी लिखी गई है। दीपा की डायरी है और दीपा अपने अनुभव उस डायरी में साझा कर रही है। तो देखिए, कहानी कुछ इस प्रकार की है कि दीपा और संजय में प्रेम संबंध है। दीपा कानपुर में रहती है और वहाँ पर अनुसंधान कार्य करती है। संजय भी कानपुर में ही है, और ये मानिए कि संजय एक कंपनी के अंतर्गत, एक निजी कंपनी के अंतर्गत कार्यरत है। ठीक है, दीपा का अनुसंधान पूरा होने को है और उसे नौकरी की तलाश है। उसने कलकत्ता में आवेदन दिया हुआ है एक कंपनी के अंतर्गत, और वहाँ से उसे अनुसंधान कार्य के लिए साक्षात्कार का न्योता मिलता है। तो दीपा ये बात संजय को बताती है। संजय खुश तो है, लेकिन संजय के मन में एक चुभन है कि कलकत्ता के अंतर्गत तो निशीत रहता है। संजय दीपा को ये बात ऐसे ही बोल देता है कि अरे वहाँ तो निशीत भी तो रहता है। दीपा उसे समझाने की कोशिश करती है कि प्यार जो कर रही है दीपा वो संजय से ही कर रही है, निशीत से नहीं कर रही। अब यहाँ पर स्टोरी थोड़ी सी फ्लैशबैक के अंतर्गत जाती है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि किस तरीके से जब दीपा 17 या 18 वर्ष की थी तो वो बिहार पटना के अंतर्गत रहती थी, और वहीं उसे निशीत से प्रेम हुआ था। निशीत भी उससे प्रेम करता था, लेकिन इसके पश्चात, यानी कि प्रेम होने के पश्चात भी निशीत ने दीपा को ठुकरा दिया, निशीत ने दीपा का प्रेम ठुकरा दिया। तो दीपा उसके पश्चात फिर कानपुर आ जाती है और वहाँ पर वो संजय से मिलती है, और अब वापस कहानी ट्रैक पर आती है, दोबारा प्रेजेंट फॉर्म में आती है। और दीपा अब कलकत्ता चली गई है। दीपा को ये लगता है वो निशीत से तो नहीं मिलेगी, कलकत्ता इतना बड़ा है, कहाँ से दिख जाएगा उसे निशीत कलकत्ता में। लेकिन फिर भी होनी अनहोनी निशीत उसे मिल जाता है दीपा को वहाँ पर, और निशीत ही पूरी तरीके से दीपा की मदद करता है कि उसे नौकरी दिलाए, साक्षात्कार उसका ठीक ठाक तरीके से हो। यानी कि निशीत का काफ़ी बड़ा हाथ है, काफ़ी बड़ा रोल है दीपा का ठीक ठाक तरीके से साक्षात्कार दिलाने में। उसे नौकरी भी अंततः मिल जाती है, तो उसमें भी निशीत का एक बहुत बड़ा भाग होता है। दीपा इसी बीच निशीत को ये बता देना चाहती है कि वो संजय से प्रेम करती है, संजय के साथ है, और बहुत जल्द दोनों शादी करने वाले हैं। लेकिन फिर भी दीपा ये चीज़ निशीत को चाहते हुए भी नहीं बता पाती है। और इसी बीच दीपा को ये भी लगता है कि वो कहीं ना कहीं जो उसके मन में जो भावनाएं दबी हुई थी निशीत के प्रति, प्रेम वाली, वो दोबारा पनप रही हैं।
दीपा चाहती है कि निशीथ उसे दोबारा अपना ले। और जब रेलवे स्टेशन पर वापस जाते समय निशीथ दीपा को छोड़ने आता है और जाने अनजाने निशीथ अपना हाथ दीपा के हाथ पर रख देता है। यानी कि ट्रेन जब चलने लगती है तो निशीथ अपना हाथ दीपा के हाथ पर रख देता है। तो दीपा को लगता है कि शायद ये निशीथ का प्रेम का इजहार ही है उसकी तरफ। दीपा तुरंत कानपुर पहुंचते ही निशीथ को एक पत्र लिखती है कि निशीथ, मैं वो सब चीज़ें समझ गई जो तुम कहना चाहते थे, भले ही तुमने कहा नहीं स्पष्ट शब्दों में, लेकिन मैं समझ गई हूँ और मैं भी तुम्हारी ही हूँ। वो कुछ इस प्रकार का पत्र लिखती है। लेकिन और वो फिर उसके पश्चात पत्र का इंतज़ार भी करती है, निशीथ के जवाब का इंतज़ार करती रहती है। लेकिन जब निशीथ का जवाब आता कुछ दिनों के पश्चात, तो निशीथ उस जवाब में ऐसा कुछ भी इंडिकेशन नहीं करता कि वो दीपा से प्रेम करता है। दीपा ये सब सुनकर और ये सब पढ़कर बहुत ही असहज हो जाती है। और इसी के तुरंत बाद संजय उससे मिलने आता है, तो दीपा संजय से गले लग जाती है। और दीपा ये सोचती है कि संजय तुम ही मेरे हो, तुम ही असली हो, यही सच है, बाकी सब यानी कि निशीथ तो झूठ ही है। तो कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। यही कहानी का पूरा सार है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि मनु भंडारी जी आखिरकार इसके अंतर्गत क्या संवेदना बताना चाह रही है या क्या संदेश देना चाह रही है। तो देखिए, मनु भंडारी जी जिस चीज़ को पहले बता रही है वो ये है कि हमारे समाज में एक धारणा ये है कि प्रेम हमेशा अटूट व विचलनहीन होता है, यानी कि विचलित होता ही नहीं है। हम जिससे प्रेम करते हैं हम उसी से प्रेम करते हैं। जैसा आपने सुना भी होगा अक्सर फिल्मों में या आपसी वार्तालाप के अंतर्गत कि एक व्यक्ति ने किसी फलाना से प्रेम किया तो प्रेम अब वो अटूट ही रहेगा, मैं और किसी दूसरे से प्रेम नहीं कर सकता। मनु भंडारी जी यहाँ पर यह बताना चाह रही दीपा के माध्यम से ही कि किस तरीके से प्रेम में भी विचलन संभव है। दीपा वर्तमान समय में संजय से प्रेम करती है, लेकिन फिर भी निशीथ के प्रति उसकी भावनाएं जागृत हो जाती है जब वो निशीथ से मिलती है। तो यहाँ पर मनु भंडारी जी इस चीज़ को सामने लेकर आ रही है। दूसरा संदेश जो मनु भंडारी जी देना चाहती है, ये पहला संदेश था। दूसरा संदेश जो देना चाह रही है वो ये कि अक्सर जो प्रेम होता है या प्रेम के संबंध में जितने भी डिस्कशन होते हैं वो इस चीज़ पर टिके हुए होते हैं कि प्रेम केवल कुछ समय के लिए ठीक है, जब शादी होती है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आर्थिक सुरक्षा ही होनी चाहिए। और अक्सर आपने देखा भी होगा कि कई लोग प्रेम जब करने भी जाते हैं तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं कि आर्थिक सुरक्षा है कि नहीं है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं इस कहानी के अंतर्गत कि जो संजय है वो आर्थिक सुरक्षा का प्रतीक है दीपा के लिए, क्योंकि संजय के पास अच्छा खासा रोजगार है। और जो रोमानियत प्रेम था दीपा का वो निशीथ के प्रति था। यानी कि जो 17-18 वर्ष में प्रेम होता है वो किस तरीके का होता है, उसमें कभी भी ये चीज़ नहीं देखी जाती कि जो सामने वाला व्यक्ति है, चाहे वो लड़का हो या लड़की का पक्ष हो, वो ये नहीं देखते हैं कि वो कौन से पद पर है या उसका बैकग्राउंड कैसा है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है। लेकिन जब आप 29-30 के हो जाते हैं तो अक्सर ये बैकग्राउंड मैटर कर जाता है। मुझे माफ़ कीजिएगा यदि आपको बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आ रही हैं। तो अक्सर 29 और 30 में क्या होता है कि इस तरीके की भावनाएं आने लग जाती है। जब शादी की बात होती है तो लगने लगता है कि नहीं, आर्थिक सुरक्षा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रोमानियत का इतना महत्व नहीं है। और यही बात आप देखेंगे कि आपके बड़े बुजुर्ग भी यही चीज़ कहेंगे कि ठीक है, रोमानियत की तो भावना 17-18 वर्ष तक ठीक होती है, लेकिन शादी के समय केवल प्रेम के द्वारा ही काम नहीं चल सकता, आर्थिक सुरक्षा होनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर मनु भंडारी जी उसी संदेश को या उस भावना को या उस धारणा को, मैं कहूँगा धारणा को तोड़ना चाहती हैं जो समाज में बनी हुई है कि आर्थिक सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी। क्योंकि यदि आप दीपा के मन की भावनाओं को देखेंगे तो दीपा जो संजय था उसे छोड़ने तक के लिए तैयार थी। उसके मन में ये भावना थी कि वो संजय को छोड़ने तक के लिए तैयार है यदि निशीथ उसे अपना ले। यानी कि रोमानियत यहाँ पर ज़्यादा हावी हो रही थी, ना कि आर्थिक सुरक्षा। तो ये मनु भंडारी जी दिखाना चाह रही है। तीसरा है, जो तीसरा संदेश मनु भंडारी जी दे रही हैं यहाँ पर, कि नारी व पुरुष के मनोविज्ञान में कितना बड़ा अंतर होता है। आप देखेंगे जब कहानी पढ़ेंगे आप कि निशीथ जब दीपा से मिलता है तो निशीथ के मन में ऐसी कोई भी भावना नहीं पनपती है जिस तरीके की भावनाएं दीपा के मन के अंतर्गत पनप रही है। दीपा के मन में पूरा एक भूचाल आ गया है केवल निशीथ को देखकर। लेकिन निशीथ दीपा को देखकर एकदम सामान्य व्यवहार करता है। उसे ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होता कि दीपा जैसे उसकी कोई पुरानी प्रेमिका रही हो। निशीथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे उसकी एक कोई पुरानी दोस्त है, महिला मित्र है, और बस इस तरीके से निशीथ का व्यवहार है। लेकिन दीपा के मन में तो जिस तरीके का भूचाल आया हुआ है, जब आप कहानी पढ़ेंगे
तब आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि किस तरीके से नारी व पुरुष के मनोविज्ञान में अंतर आता है। तो ये 3 चीज़ें, 3 प्रमुख संदेश मनु भंडारी जी ने इस कहानी के अंतर्गत दिया है। और यही उस प्रश्न, जब आप हल करने जाएंगे, उस प्रश्न को लिखने जाएंगे, तो यही संवेदना के अंतर्गत आपको लिखना पड़ेगा। ये मेन बॉडी आएगी उस प्रश्न के उत्तर की। तो अब देखते हैं कि शिल्प किस तरीके का है इस कहानी का। देखिए, शिल्प के अंतर्गत जैसा मैंने पहले बताया था कि डायरी शैली है। डायरी के अंतर्गत मनु भंडारी जी ने इस पूरी कहानी को लिखा है। दूसरा है कि आत्मकथात्मक शैली है, यानी कि मैं शब्द का प्रयोग किया गया है। मनु भंडारी जी खुद दीपा के कैरेक्टर में है, तो यह आत्मकथात्मक शैली है। और तीसरा है कि चेतना प्रवाह शैली है। चेतना प्रवाह यानी कि जो मन स्थिति होती है, जो मानसिक स्थिति होती है, उसी को पूरी तरीके से, जो आपके मन के अंतर्गत चल रहा है, जो आपके दिमाग के अंतर्गत चल रहा है, वही चीज़ पूरी तरीके से किताबों के पन्नों में उभार देना या उतार देना, उसी को ही चेतना प्रवाह शैली कहते हैं। तो यहाँ पर ये चेतना प्रवाह शैली नज़र आती है। तो ये इस कहानी का शिल्प है। तो अब देखिए, आज के प्रश्न का उत्तर देखते हैं कि किस तरीके से उसे अप्रोच करना है। जैसे मैंने बता दिया कि प्रश्न आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यदि आपके पास प्रश्न नहीं है आप वहाँ से देख लीजिए। तो इंट्रोडक्शन, या तो आप कहानी को 3 या 4 पंक्तियों में समाहित करके बता दीजिए, ये आपका एक भूमिका हो जाएगी। दूसरा इंट्रोडक्शन हो सकता है, आप मनु भंडारी जी के बारे में कुछ बताइए कि उन्होंने किस तरीके से इस कहानी में वास्तविकता को उभारने का प्रयास किया है, जो कि नई कहानी दौर का एक प्रमुख बिंदु है। तो नई कहानी दौर को दर्शाते हुए, उसके कुछ प्रमुख बिंदुओं को दर्शाते हुए कि नई कहानियों में क्या चीज़ें प्रमुख थी, वो बताते हुए आप मनु भंडारी जी के बारे में बताइए। वो आपका इंट्रोडक्शन होगा। मेन बॉडी हमने डिस्कस कर ली कि किस तरीके की संवेदना लिखी जानी चाहिए, वही बातें आपको लिखनी है। साथ में आपको उदाहरण बताने हैं, जो कहानियों के अंतर्गत प्रमुख पंक्तियाँ होगी वो दर्शानी है आपको। 2-2 लाइन में, एक लाइन में पंक्तियाँ दर्शानी है आपको, ताकि एग्जामिनर को ये समझ में आ जाए कि आपने कहानी पढ़ी हुई है ठीक ठाक तरीके से। अब देखिए, प्रासंगिकता इस कहानी में नहीं दर्शाई जा सकती। यदि आपको लग रहा है कि आप प्रासंगिकता दर्शा सकते हो तो बिल्कुल दर्शा दीजिए, लेकिन मैं कोई ऐसी प्रासंगिकता सोच नहीं पाया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो निष्कर्ष लिखने से पहले, यानी कंक्लूजन लिखने से पहले, ज़रूरी है कि आप इसकी तुलना करवा दीजिए। और तुलना कैसे करवाएंगे? जैसे कि जो मछलियाँ कहानी है, वो भी नई कहानी दौर से जुड़ी हुई है और एक दूसरे समानांतर के अंतर्गत ही है। तो कुछ जिस प्रकार की भावनाएं या जिस प्रकार का अंतर्द्वंद्व प्रेम के प्रति हमें दीपा के अंतर्गत मिलता है, कुछ वैसा ही अंतर्द्वंद्व विजी के लिए भी है, विजी के अंतर्गत भी है, जब वो नटराजन और मनीष के प्रेम में उलझी हुई रहती है। तो आप यहाँ पर ये तुलना करवा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि अब आपको ठीक ठाक तरीके से चीज़ें समझ में आ गई होगी, कहानी भी समझ में आ गई होगी। किसी भी प्रकार के डाउट्स होंगे तो प्लीज़ डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर रेज़ कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।